अरे मार्केट आधे % की मजबूती, बढ़िया फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। अच्छा, दिन के हाईस के इर्द गिर्द हायर लेवल्स पे 25,125 के आसपास के जोन्स पर भारतीय बाजार काफी देर से कंसोलिडेट करते हुए अच्छी शुरुआत हुई थी, क्योंकि ग्लोबल समीकरण अच्छे थे, यूएस का हैंडओवर अच्छा था, यूएस के खुद के क्यूज अच्छे थे, यानी कि अगले हफ्ते ब्याज दरों में कटौती ऑलमोस्ट सर्टेन हो रही है। शायद उससे यूएस के मार्केट में जोश भरा और हमारे एशियन पियर्स भी बढ़िया कामकाज कर रहे हैं। तो चौतरफा हरियाली है, उसका फायदा 8वें स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजार भुनाते हुए। 8वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन मतलब पिछले 8 कारोबारी सत्रों से अगर आज ऐसे ही रहा तो 8 ट्रेडिंग सेशन हो जाएंगे मजबूती के साथ कामकाज के। और अच्छी स्क्रीन है, चौतरफा तेजी का मूड। एक मेरे ख्याल से एफएमसीजी एज अ पॉकेट थोड़ी सी कूल्ड ऑफ है, अदरवाइज आप ऑटो इंडेक्स उठाइए, रीसेंट प्रॉफिट टेकिंग के बाद वापस जोश में आता हुआ ऑटो। आईटी अच्छा कर रहा है, इन्फोसिस की अगुवाई में कह लीजिए। बैंक्स ऑफ लेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज भी 1/4% उछाल के साथ निफ्टी बैंक दिन के हाईस के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। तो स्क्रीन अच्छी है। एक बार इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर आएगी तो पेडिग्री ऑफ स्टॉक्स भी दिखाएंगे, भरोसा बढ़ाएंगे आपका। हाँ, थोड़ा सा लार्जली लार्ज कैप्स का टिल्ट है, वैसे ब्रॉडर मार्केट्स में कोई कंप्लेंट नहीं है। लार्जली इवन स्टीवन, स्लाइटली बुलिश फॉरवर्ड के साथ। एडवांस डिक्लाइन जब स्क्रीन पर आएगा तो ऑलमोस्ट इवन स्टीवन है, लेकिन एडवांसेस के फेवर में अभी भी बाजार। तो बढ़िया कल्मिनेशन होता हुआ इस हफ्ते का ऐसा लग रहा है अब तक तो। और एनी विच वे इस हफ्ता तो बढ़िया गया ही है। खैर, आज के मैनेजमेंट फोकस सीसीएल प्रोडक्ट्स के सीईओ प्रवीण जयपुरियार साहब जुड़ते हुए। प्रवीण सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अच्छा, ये कंपनी सीसीएल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन, ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में है कॉफी के। भारत के अलावा वियतनाम और स्विट्जरलैंड में कंपनी के ऑपरेशन। और ये कंपनी पहले कॉन्टिनेंटल कॉफी के नाम से जानी जाती थी। प्रवीण सर, कॉन्टिनेंटल कॉफी तो नाम अच्छा था, क्यों बदला हमने? तो हमारी लॉन्ग टर्म कॉन्टिनेंटल के साथ क्या हो रहा था, एक तो कॉन्टिनेंटल जो है जेनरिक सा नेम हो रहा था, और हमारी एस्पिरेशंस थी कि हम एक एफएमसीजी कंपनी में ट्रांजिशन करें। तो हमने सोचा सीसीएल प्रोडक्ट्स जो है, क्योंकि आने वाले वक्त में हम और भी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड करेंगे हमारे पोर्टफोलियो में, तो सीसीएल प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा एप्ट नेम लगा, इसलिए हमने कहा ये ज़्यादा अच्छा नाम है, इसलिए ट्रांजिशन किया। आने वाले समय में और प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड करेंगे, मैं उस पर आता हूं। पहले जब बिजनेस ही समझूं, जब मैं कह रहा हूं प्रोडक्शन, ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या सीसीएल प्रोडक्ट्स के पास प्लांटेशंस भी कॉफी के हैं, या फिर कहीं से सोर्सिंग होती है, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर उसे बेचा जाता है? ये क्या बिजनेस है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास प्लांटेशंस नहीं है। हम सोर्सिंग करते हैं कॉफ़ी की, ग्रीन कॉफ़ी की फ्रॉम अक्रॉस दी वर्ल्ड, और उसको प्रोसेस करके इंस्टेंट कॉफ़ी बना के और फिर क्लाइंट्स को और बायर्स को अक्रॉस दी वर्ल्ड बेचते हैं। तो हमारा बिजनेस मॉडल ये है, हमारे पास प्लांटेशंस नहीं है। ओके। एक पहले जब बिजनेस था तो B2B कहते थे, लार्जली बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल पहले आपने B2C का दरवाजा खटखटाया, खुद अपने ब्रांड्स को कंज्यूमर तक लेके गए। पहले तो इन दोनों के बीच में अभी इस समय मिक्स क्या है? आई एम अज्यूमिंग ज्यादा तो अभी भी B2B होगा, लेकिन मिक्स है क्या? और पहले B2B की चर्चा कर लेते हैं। कॉफी किन कंपनीज को बेचते हैं? किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? ये क्या सिर्फ B2B में, यानी कि बल्क कॉफी लेके बेच दिया उनको, या कुछ कंपनीज के लिए आप रिटेल पैकेजिंग करते हैं, उनकी ब्रांडिंग होती है और फिर वो आपकी कॉफी को अपने नाम से बेचते हैं? ये B2B पार्ट ऑफ द बिजनेस है क्या, और मिक्स क्या है? तो दोनों तीनों तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि हम बल्क कॉफ़ी सप्लाई करते हैं। बल्क खरीदने वाले 3-4 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं ब्रांड ओनर्स, जो हमसे बल्क खरीद के फिर खुद पैकिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचते हैं। दूसरे होते हैं पैकर्स, जो थर्ड पार्टी पैकर्स होते हैं, वो हमसे खरीद करके फिर वो पैक करके एंड क्लाइंट्स को बेचते हैं। तीसरे ट्रेडर्स भी होते हैं, जो हमसे कॉफ़ी खरीदते हैं, फिर उसकी या तो ब्लेंडिंग करते हैं या किसी और चीज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉफ़ी बहुत जगह यूज़ होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइक कन्फेक्शनरी में, बेकरी में प्री मिक्सेस बनते हैं। तो कई तरह से क्लाइंट होते हैं, और इन सब क्लाइंट्स को हम सर्विस करते हैं। और ऑफ कोर्स
ब्रांड ओनर्स को जब करते हैं तो कुछ ऐसे भी ब्रांड ओनर्स हैं जो जिनके लिए हम डायरेक्टली खुद पैक भी करते हैं, छोटे पैक्स में, स्मॉल पैक्स में। तो हर किस्म का जो है B2B बिजनेस हम करते हैं और हर किस्म के क्लाइंट हैं जो अक्रॉस द ग्लोब हमारे फैले हुए हैं। आपकी वेबसाइट कहती है 400 प्लस क्लाइंट्स, तो कोई बचा भी क्या? ये 400 प्लस क्लाइंट्स मतलब ये सब ज्यादातर एफएमसीजी कंपनीज होती हैं जिनको आप माल सप्लाई करते हो क्या? काफी सारे एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, काफी जैसे मैंने बोला ट्रेडर्स होते हैं, काफी सारे जैसे ये कन्फेक्शनरी कंपनीज होती हैं, बेकरी कंपनीज होती हैं, प्रीमिक्स कंपनीज होती हैं जो कॉफी मशीन में कॉफी डालती हैं। तो कई तरह से कई किस्म के क्लाइंट्स हैं, कई तरह के क्लाइंट्स हैं। और आप देखोगे अगर कॉफी एज अ कैटेगरी, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और यूरोपियन अमेरिकन, यहाँ तो कॉफी का चलन बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इन बिजनेसेस में हैं जो हमसे कॉफी प्रोक्योर करती हैं। अच्छा, ये तो हो गया B2B पार्ट ऑफ द बिजनेस। फिर वो जो B2C में हमने हाथ आजमाया अब तो शेल्फ में दिखता भी है मुझे, मेरे ख्याल से कॉन्टिनेंटल कॉफी के नाम से वो ब्रांड के अंतर्गत आप बेचते हो भारत के बाद आपने कुछ और मार्केट्स भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी। कितना बड़ा ये बिजनेस हो गया है? और भारत में जो कॉफी का मार्केट है वो तो एक दो प्लेयर्स बहुत सिग्निफिकेंटली डोमिनेट करते हैं। एक तो जो डोमिनेट करते हैं उनको भी कहीं कॉफी तो आप ही तो नहीं देते, और ये मार्केट ये बिजनेस कितना बड़ा हो रहा है? तो जो लार्ज प्लेयर्स हैं, खासकर जो नंबर 1 नंबर 2 लीडर्स ऑफ द कैटेगरी, उनके पास तो उनकी कंजम्पशन है। बट अगर आप जितने भी आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों में इंडिया में भी बहुत सारे कॉफी के ब्रांड्स आए हैं, खासकर इंटरनेट पे D2C ब्रांड्स। तो अधिकतर लोगों को कॉफी हम ही सप्लाई करते हैं। तो ज्यादातर कॉफी अगर आप ब्रांड से खरीदोगे, एक्सेप्ट फॉर द लीडर्स, लीडर्स को भी उनके कुछ पार्ट ऑफ द सप्लाईज के लिए हम ही कॉफी सप्लाई करते हैं। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हमारा जो है बिजनेस, जो ब्रांडेड बिजनेस B2C इंडिया में हमने शुरू किया है, वो पिछले साल जो है वो ऑलमोस्ट 300 करोड़ का हो गया है, जो एक अब काफी साइजेबल बिजनेस है। इस साल हम देख रहे हैं कि 400 से ऊपर हमारा टर्नओवर होना चाहिए B2C में। और अभी हमने आउटसाइड द कंट्री में हमने पहला काम ये किया था, एक ब्रांड एक्वायर किया था हमने यूके में, परकॉल और रॉकेट फ्यूल। अभी हम वहां पे उस ब्रांड को रिजरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे हम पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर और भी कंट्रीज हैं जहां पे हमें काफी इंक्वायरीज आ रही हैं, काफी डिमांड वहां पे ऑटोमेटिक है, क्योंकि खासकर इंडियन डायस्पोरा जो अब हमारी कॉफी को पहचानने लगी है और हमारी कॉफी की डिमांड है, वहां पे वो डिमांड कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट की, खासकर US मार्केट, मिडिल ईस्ट। तो इन सब जगह में भी हम जो है धीरे धीरे करके वहां पे भी लॉन्च करेंगे। तो प्रवीण सर, कुछ बेसिक्स क्लियर करो। जब मैं पढ़ रहा था CCL प्रोडक्ट्स के बारे में, तो एक दिखा रहा था वो प्रोडक्ट्स में आपके एक इंस्टेंट कॉफी और एक रोस्ट एंड ग्राउंड। ये तो समझ में आ गया, इंस्टेंट कॉफी वो हमारी कन्वीनियंस वाली जो हम लोग शेल्फ से उठा लेते हैं, रोस्ट एंड ग्राउंड जिनको कॉफी का शौक है वो जानते हैं, रिचनेस ऑफ फ्लेवर। दूसरा पार्ट प्रोडक्ट्स में दिखाता है स्प्रे ड्राइड एंड फ्रीज ड्राइड। ये मामला क्या होता है? तो ये एक्चुअली इंस्टेंट कॉफी के अंदर दो तरीके से आप इंस्टेंट कॉफी बनाते हो, एक है स्प्रे ड्राइड और एक फ्रीज ड्राइड है। बेसिकली स्प्रे ड्राइड में क्या होता है, आप जो पाउडर अचीव करते हो वो हीट से आप जो है उसकी जो वाटर कंटेंट है वो उड़ा देते हो। जस्ट लाइक जैसे आप मिल्क में मिल्क पाउडर होता है, वैसे ही कॉफी में कॉफी लिक्विड से आप लिक्विड एक्सट्रैक्ट करते हो। जो स्प्रे ड्राई से करते हो, इससे हीट से आप लिक्विड को हटाते हो। और दूसरा फ्रीज ड्राइड है, जहां हीट से नहीं, आप इसको इस लिक्विड को -60 डिग्रीज में ले जाके इसको वहां से फिर आप वाटर हटाते हो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव है, बट वो होता ही है कि चूंकि वहां पे हीट दोनों नहीं है तो वो कॉफी का फ्लेवर और बढ़िया निकल के आता है। तो ये दोनों तरह के इंस्टेंट कॉफी हैं, एक फ्रीज ड्राइड हुआ, एक स्प्रे ड्राइड हुआ। तो ये बस बात सच है, और फिर पैसे देने को तैयार है। कॉफी के शौकीन बड़े गजब के होते हैं वैसे। अच्छा, दूसरा पार्ट था 1000+ ब्लेंड्स। अब इसका मतलब, अब वो लिकर में वो मैं देखता हूं वो ब्लेंडेड विस्की, ब्लेंडेड स्कॉच, तो मतलब दो अलग अलग कॉन्कॉक्शंस को मिला दिया। आपके केस में दो अलग अलग कॉफी बीन्स की स्पीसीज हैं, अरेबिका और रोबस्टा मेरे ख्याल से। तो क्या इनके डिफरेंट प्रोपोर्शन में ऐड करना, इनमें एडिटिव्स डालना, यही होता है कि ब्लेंड्स अलग अलग बनते चले जाते हैं? 1000 ब्लेंड कैसे बन जाते हैं? हाँ, तो देखिए, दो बड़ी, आपने ठीक बताया, एक रोबस्टा हो गया, अराबिका हो गया। हाँ। अगर आप रोबस्टा इंडिया की लोगे वर्सेस रोबस्टा वियतनाम की लोगे वर्सेस आप रोबस्टा ब्राजील की लोगे, सबका अपना एक टेस्ट
प्रोफाइल होता है। तो एक तो ये होता है कि आपकी सोर्स कहाँ से आप सोर्स ला रहे हो, कौन सी कॉफी, क्योंकि हर कॉफी के अपना एक टेस्ट, फ्लेवर और प्रोफाइल होगा। तो वो एक एस्पेक्ट होता है आपके ब्लेंड बनने का। दूसरा एस्पेक्ट होता है जो आप कॉफी प्रोसेसिंग करते हो, वो भी रोल प्ले करता है आपको ब्लेंड क्रिएट करने में, कि कई बार आप एक ही कॉफी को है वो लाइट रोस्ट कर सकते हो, मीडियम रोस्ट कर सकते हो, डार्क रोस्ट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग आपने रोस्टिंग कैसे की है, कॉफी की ग्राइंड साइज क्या है, उसको एक्सट्रैक्शन कैसा किया है, फिर अभी मैंने डिस्कस किया था फ्रीज ड्राइड, स्प्रे ड्राइड। तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं, और आप इन वेरिएबल में थोड़ा बहुत भी इधर उधर चेंज करोगे तो उसका एक प्रोफाइल, फ्लेवर नोट, प्रोफाइल नोट बदल सा जाता है। तो इसी कारण से है जो 1000 ब्लेंड क्रिएट हो गए। क्योंकि जो क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, वो सबको एक डिफरेंट ब्लेंड चाहिए होता है। किसी को ये नहीं चाहिए होता है कि जो ऑलरेडी बिक रहा है मार्केट में मैं वही ब्लेंड इस्तेमाल करूं। हर कोई अपना एक वैल्यू ऐड चाहता है। तो जब हम, चूंकि क्लाइंट स्पेसिफिक कंपनी है, क्लाइंट फोकस कंपनी है, तो जिसको जैसी कॉफी चाहिए होती है उसके लिए हम ब्लेंड तैयार करते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 30 सालों में 1000 ब्लेंड जो है वो क्रिएट हो गए हैं। और मैं तो यहाँ पे वो 5-6 से परेशान हुआ, अमेरिकानो, लैटिनो, क्या था वो, लाते, कैपेचिनो, कंफ्यूज रहता हूँ होता क्या, और यहाँ पे 1000+ ब्लेंड्स उसमें भी ऊपर हैं। अच्छा, ट्रम्प टैरिफ्स, ब्राजील का मार्केट कॉफी के लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए वियतनाम का, हमारा अपना, सब जगह टैरिफ्स लगते हुए डायनेमिक्स कैसे बदले हैं? आप लोग जब एक्सपोर्ट करते हो, 400+ ग्राहक हैं, दुनिया भर में धंधा है, तो यूएस से बिलिंग कितनी होती है? और ऑफ लेट वो धंधा कुछ इम्पैक्ट होना शुरू हुआ है क्या? तो यूएस में हमारी ऑलमोस्ट 10% जो है हमारा वॉल्यूम्स वो यूएस में जाता है ऑलमोस्ट। और इम्पैक्ट, हाँ, जब टैरिफ लगा तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर, कहाँ पे कितना लग रहा है और कैसे टैरिफ्स आ रहे हैं। बट मैंने, बुरी बात अच्छी बात जो मर्जी आप कह लीजिए, टैरिफ जो है वो सब पे लग गया है, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री के ऊपर टैरिफ नहीं लगा है और हमारे ऊपर लगा है तो प्रॉब्लम है। हाँ, इंडिया के ऊपर थोड़ा ज्यादा है, 50% है। बट जैसा आप जानते हैं हमारे वियतनाम में भी फैसिलिटी है। वियतनाम से यूएस में टैरिफ इतना ज्यादा नहीं है, 20% के आसपास है। हो जा रहा तो है। हम अभी भी कॉम्पिटिटिव बने हुए हैं, और हम तो वियतनाम अच्छा, से जो है तो मतलब एक्सपोर्ट्स आपका का। तो ले दे के मैनेज हो गया, लेकिन हाँ, इससे बदलाव कस्टमर बिहेवियर में, पहले आते थे प्रवीण हम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, अब ऐसा हो गया कि प्रवीण यार अनसर्टनिटी बहुत है, एक काम करते हैं 3-3 महीने 6-6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे चलते हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट, ऐसा हो गया क्या, बदल गया कुछ एनवायरनमेंट क्या? हाँ, काफी एनवायरनमेंट बदल गया। और ये एनवायरनमेंट टैरिफ के कारण नहीं, बट ये एनवायरनमेंट इसलिए बदला क्योंकि कॉफी के प्राइसेस जो हैं, ग्रीन कॉफी के, बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, काफी प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो ऐसे जब मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है तो क्लाइंट भी जो है वो थोड़ा वेट एंड वॉच में रहता है। और हम भी एडवाइस करते हैं क्लाइंट को कि आप लॉन्ग टर्म ना करें, क्योंकि हम बैक टू बैक बाइंग करते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है कि अगर कॉफी प्राइसेस में उतार चढ़ाव आए तो इसके कारण किसी को इफेक्ट ना पड़े। तो इसीलिए अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट छोटे हो गए हैं, 3 महीने के हो गए हैं, 4 महीने के हो गए हैं। आज से 3-4 साल पहले साल साल भर, 1.5-1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। तो वो एक हमें चेंज देखने को मिल रहा है। इस डिमांड एनवायरनमेंट को देखते हुए, बदली हुई परिस्थिति को देखते हुए, आपका Q1 का नंबर तो अच्छा था, वो Q1 नंबर स्क्रीन पर आएंगे, तो फिर FY26 पूरा ये साल कैसा पैन आउट हो रहा है प्रवीण सर? प्लस मैं आपके इंटरनल एस्टिमेट्स, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कहता है पूरे साल के लिए? और जब मैं आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल्स देखता हूं तो एक जमाना था 21, 22, 23, 24% के मार्जिन हम एनुअली क्लॉक करते थे, आज वो 17, 18, 19 की ट्रेजेक्टरी पर आ गए, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, क्यों हुआ? और आगे की ट्रेजेक्टरी, एक्सपेंशन की कोई लाइक्लीहुड, कोई पॉसिबिलिटी? तो ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके अंदर ये एक्सपेंशन एक्चुअली ऑप्टिकल एक्सपेंशन है, क्योंकि हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करते हैं। तो जब कॉफी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो टॉप लाइन बड़ी भी ज्यादा दिखती है, इसलिए आपको कभी कभार क्वार्टर में या साल में 30%, 40% की ग्रोथ, प्राइस ग्रोथ दिख रही है। तो उसके कारण से इन रिलेशन टू टॉप लाइन आपको मार्जिन कम होता हुआ दिखता है। बट हम जनरली कहते हैं और मार्केट को एडवाइस करते हैं कि हमारी कमिटमेंट है कि हम टॉप लाइन वॉल्यूम ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ, ये दोनों हमारे बराबर चलेंगे। तो इसीलिए, और इसकी गाइडेंस हमने पिछले 2-3 साल से दी हुई है कि हम 15 से 20% ग्रोथ को देख रहे हैं। तो जब तक आप देख रहे हो कि एबिटा ग्रोथ 15 से 20% के बीच में है, तब तक जो है मार्जिन फंडामेंटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो हम पर किलो एबिटा को ट्रैक करते हैं, माइंड में रखते हैं। तो जब कल को कॉफी के प्राइसेस गिरोगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ भी जाएगा, क्योंकि आप ऑप्टिकली टॉप लाइन से देख रहे हो। तो फंडामेंटली हमारे बिजनेस मॉडल में, हमारे बिजनेस हेल्थ में, हमारे प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं है। बस ऑप्टिकली थोड़ा आपको कम दिख रहा है, ऐसा है नहीं एक्चुअली। कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हो आप, ये ऐसा तो नहीं मेरे से बात करते वक्त अंदर धक धक तो नहीं हो रही सीओ साहब, धंधे को लेकर, आउटलुक को लेकर, अनसर्टेन एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ नहीं ना, सब बढ़िया? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने, जब आपने देखा है पिछले 3-4 साल से हमने जब जो गाइडेंस दी है, बिल्कुल उस पर हम काम कर रहे हैं।
वॉल्यूम ग्रोथ इनफैक्ट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब तक लोग कॉफी पी रहे हैं तब तक जो है हमारा मॉडल जो है वो सेफ है। और कंजम्पशन पैटर्न में हमने कहीं पे भी कोई वो नहीं देखा। इनफैक्ट उसमें कंजम्पशन, लोग ज्यादा से ज्यादा कॉफी पी रहे हैं, जो बढ़िया बात है हमारे लिए। ना, वो तो उसमें मैं आपके सवाल पूछने के बाद वो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो तो कंजम्पशन चल रहा है, मैं अपनी तरफ से तो कंट्रीब्यूट कर देता हूं। प्रवीण सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्रेक ले रहा हूं। आई डाउट मयूरेश से बात करने का समय बचा रह गया है। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। निफ्टी दिखा देता हूं थोड़ा सा, अब वीकेंड भी सामने खड़ा है, अच्छी तेजी हुई है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी 100 पॉइंट ऊपर 25-100 की ट्रेजेक्टरी के आसपास कामकाज, कंसोलिडेशन थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, ऐसे में इंटरेस्टिंग है। आखिरी के 1.5 घंटे कमाई का अड्डा पे देखिए डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार। नमस्कार।